हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी आपके जितने भी यहाँ देखेंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस को कवर कर लें। अगर नहीं कवर होता है तो ये आप वीडियो आपको दो पार्ट में देखने को मिल सकती है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इन सभी लॉन्ग क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप 2013, 17 और 22 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन है वो है 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी फ्रांस में क्रांति जो हुई थी उसके जो परिणाम हुए, रिजल्ट क्या रहा। कहीं पर भी आंदोलन होता है और उसके बाद क्या रिजल्ट रहा, कौन जीता कौन हारा। तो इसी तरह जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसके क्या परिणाम रहे थे उसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं इसके आंसर को। सबसे पहली लाइन में आप लोग देख रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में विश्व की एक महानतम घटना थी। यानी पूरे विश्व भर में ये एक बहुत बड़ी एक घटना थी। इसके बड़े दूरगामी परिणाम, दूरगामी का मतलब होता है कि मतलब बहुत दूर, यानी बहुत लंबे समय तक इससे लोग क्या रहे, अहित हुए। मतलब लोग इससे इसके जो परिणाम हो उससे सामना करते रहे लंबे समय तक। इसमें बोला है जो प्रमुख परिणाम थे वो निम्नलिखित हैं। पहला परिणाम जो आप देख रहे हैं, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। पुरातन व्यवस्था आपने अगर सुना होगा तो राजा वगैरह आपने देखा होगा कि राजा ही सब कुछ चलाते हुए आ रहा था, है ना। तो उस व्यवस्था को अंत कर दिया। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं आप, इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत कर देना। दूसरा आपका सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया, पहला पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया और दूसरा सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। अगले को देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें कहा है फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा ली गई या की गई मानव अधिकारों की घोषणा, जो कि 27 अगस्त 1789 1789 ईस्वी में मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट है आपका, इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। पांचवा पॉइंट है, लगभग आपको यहाँ पे 9 से 10 पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो आप कोशिश करिएगा कम से कम 6 पॉइंट आप इनमें से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको लगभग सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा बट आप जो याद करेंगे 6 पॉइंट याद कर लीजिएगा। पांचवा पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। छठा है, इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सातवां है, फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। ये तो आपने देख लिए 7 पॉइंट। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे आप 8वां पॉइंट देख रहे हैं। इसमें कहा है इस क्रांति ने इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया। अगला है, कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी, क्योंकि इसमें समानता का सिद्धांत प्रतिपादित कर समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी खोल दिया था। और आखिरी जो पॉइंट है वो है, इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सैनिक गौरव के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की। क्लियर है। तो जितने पॉइंट्स आपने देखे हैं इनमें से आपको सिर्फ 6, कम से कम 6 याद करने हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। और ये जो क्वेश्चन है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, 2012-18 में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। और उससे पहले एक चीज मैं कंफर्म बार बार करते रहता हूँ, कई कई बार ऐसा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग तो चलते रहती है और मुझे भी लगता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, बट बाद में जब देखता हूँ तो रिकॉर्डिंग पता चलता है कि किसी कारण से रुक गई थी। तो फिलहाल अभी ठीक से चल रही है। तो अगला जो क्वेश्चन आपने देखा कि गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था किसको लेकर के हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो भी हुआ था, के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। अगर आप ऊपर की लाइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप नीचे के पॉइंट लिखेंगे तो भी आपका आंसर 100% सही होगा। सिर्फ आप पॉइंट याद कर लो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाएगा। पहला जो कि मतलब महात्मा गांधी जी ने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो इसमें समझौते हुए थे, पहला वो ये था
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाएगा। दूसरा, सरकार अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने लोग भी आंदोलन कर रहे थे, तो उन पर जो मुकदमे चलाए गए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, इसमें कहा गया। तीसरा है, हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। फिर जिनको पकड़ लिया गया था, कुछ पर तो मुकदमे चल रहे थे पर वो लोग बाहर थे, और जिनको पकड़ लिया गया था उनको वापस छोड़ दिया जाए। इनको छोड़ करके हिंसात्मक अपराधी, हिंसात्मक बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। अगर हम हिंसा का मतलब बोले तो जो लड़ाई झगड़े मारपीट मारकाट करते हैं, इनको हम हिंसात्मक अपराधी बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट है, आप देख रहे हैं, शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उस समय क्या हो रहा था, शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं का विरोध किया जा रहा था। तो इस पर अब जो समझौते में हुआ कि जो भी इसमें आंदोलन करेगा उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है, समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। क्या कर दिया गया था सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, कि भारत के लोग समुद्र से नमक नहीं बना सकते थे, ये नियम लागू किया गया था। बट इस समझौते में क्या कहा गया कि कुछ निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट दे दी जाएगी। 6 पॉइंट है, जमानते व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। यानी अगर आप पर केस चल रहा है तो उसकी कुछ जमानत राशि आपको देनी पड़ती थी, कुछ जुर्माना दिया जाता था, वो आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। 7वां पॉइंट है, जिन व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है उन्हें वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाएगी। अब कुछ लोग क्या हुए थे, जब ये पूरा विरोध चल रहा था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, वस्तुओं का बहिष्कार और शराब, अफीम, इन सब का विरोध चल रहा था, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजी सरकार के लिए सरकारी मतलब काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तो अब उन लोगों को नौकरी छोड़ दी थी या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, तो अब इस समझौते के कारण उन्हें भी वापस अपना लिया जाएगा। 8वां पॉइंट है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। पहले तो कांग्रेस ने सीधा साफ मना कर दिया कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेने वाली है, बट इस समझौते से ये लोग राजी हो गए थे। 9वां पॉइंट है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। फिर उसके बाद 10वां और आखिरी पॉइंट कि कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। अब ये जो पॉइंट है, ये आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या चल रहा था हमारे देश में। टोटल आपने इसमें भी 10 पॉइंट देखे, 10 में से आपको मात्र जो याद करने हैं 6 से 7 याद करने हैं। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसका क्या परिणाम रहा, या फिर सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको, जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी लघु बता रहा था, वहां पर भी मैं इसको बता चुका था। ठीक है, बट फिर भी हम एक बार इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं कि दिसंबर 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का एकाधिकार दे दिया गया था, परंतु चोरी चोरा की हिंसक घटना, असहयोग आंदोलन के स्थगन तथा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन की योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। फिर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन ने देश भर में असंतोष की लहर दौड़ा दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। फिर 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के अग्रलिखित प्रमुख परिणाम थे। क्या क्या परिणाम थे, अब देखो, वापस उसको शुरू करने के क्या कारण थे, ठीक है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के क्या कारण थे। तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इनकी जो मांगे थी उनको नहीं माना गया था। इसमें जो पहली मांग थी वह थी, नेहरू जी ने, या नेहरू के जो उस समय कांग्रेस ने एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसको अस्वीकृत कर दिया गया। दूसरा है, अत्यधिक आर्थिक मंदी थी, स्वतंत्रता की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। चौथा, बारदोली में सफल सत्याग्रह आंदोलन हो गया था। अब सत्याग्रह सफल जब हो गया तो उनमें भी लोग क्या आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हम इनके खिलाफ लड़ सकते हैं, है ना। तो यही कारण था जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को और तेजी मिली। आगे और पॉइंट पढ़ लेते हैं इसमें, देखो फिर आगे का है बारदोली में सफल। फिर पांचवा है मेरठ षड्यंत्र केस। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, और इसके जो परिणाम रहे कि, इसको मैं थोड़ा सा पहले छोटा कर लेता हूँ, आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके आप इस पूरे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके जो परिणाम रहे वो देख लेते हैं। इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर दिया। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत में संवैधानिक सुधार करने की ओर गया। फिर इस आंदोलन के प्रभाव से घबराकर शासन ने भारत में सांप्रदायिकता को और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस आंदोलन के दौरान पुनः समझौता के माध्यम से हिंदुओं और हरिजनों में पुनः एकता स्थापित हुई।
5वां पॉइंट है, इस आंदोलन ने ही 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की। ये पढ़ लिया आपने किसके बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट मैं आपको लघु प्रश्न उत्तर में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो रॉलेट एक्ट मैंने आपको बताया था कि इसमें बिना कोई नोटिस दिए किसी को भी उठा करके जेल में डाल देने का प्रावधान ऐसा बनाया गया था। तो देखते हैं इसके आंसर को भी। ठीक है, इसमें कहा है मॉन्टेग्यू की घोषणा के पश्चात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट को कार्यरूप देने के लिए 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने का उल्लेख किया गया, किंतु औपनिवेशिक स्वराज के विषय में नीति स्पष्ट नहीं की गई। अतः स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में और तीव्रता आ गई। इस आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। देखो ये एक समिति थी, कोई नियम कोई कानून नहीं था। ठीक है, रॉलेट के अध्यक्षता ये जो रॉलेट थे वो एक न्यायाधीश थे। ठीक है, फरवरी 1919 ईस्वी में रॉलेट ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए, जो पारित होने के पश्चात रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि रॉलेट एक्ट एक नियम कानून था, वो रॉलेट के द्वारा बनाया गया था, उसी के नाम पर इसका नाम एक्ट किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट। अनेक भारतीय नेताओं द्वारा इस कानून का विरोध किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च 1919 ईस्वी को इसे लागू कर दिया। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, बट 21 मार्च 1919 को इसे लागू कर दिया गया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था अथवा गुप्त मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहकर पुकारा। रॉलेट एक्ट के पास होने से गांधी जी का अंग्रेजों की न्यायप्रियता और ईमानदारी से विश्वास समाप्त हो गया। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में जनमत तैयार करने के लिए, ठीक है, बाकी उसका जो पार्ट रह गया है इसका मैं जब आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। तो इसमें आपने बेसिक थोड़ा सा समझ लिया होगा कि क्या था रॉलेट एक्ट, किसके द्वारा तैयार किया गया, कब लागू किया गया, भारतीयों ने इसे किस नाम से जाना और कब इसको लागू किया गया, और बाकी इसमें क्या चीज थी कि कैसे बिना कोई एफआईआर के किसी को भी उठा करके जेल में डाला जा सकता था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया। असहयोग होता है, देखो एक तो होता है सहयोग, ठीक है, सहयोग मतलब होता है किसी का साथ लेना या किसी से मदद लेना, असहयोग होता है बिना किसी मदद के। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2010, 12, 15, 17 4 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कोरोना की वजह से अब तक ये आउट ऑफ सिलेबस भी चल रहा था, बट इस बार ये आपके सिलेबस में है और ये क्वेश्चन आपके आने के 100% चांस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखते हैं इसके आगे का हिस्सा क्या है, क्या कहा गया है इसमें, पढ़ लेते हैं इसको भी जल्दी से। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया। कब? 1920 में। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक क्या हुए, अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था। अगर हम बात करें 1914 और 1918 तक चले विश्व युद्ध की, तो उसमें अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया था कि अगर भारत के लोग हमारे इस युद्ध में साथ देते हैं तो हम भारत को आजाद कर देंगे। बट जब विश्व युद्ध के बाद आजाद नहीं किया गया, तो उसका एक बड़ा कारण ये था कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। जब महात्मा गांधी जी का भरोसा अंग्रेजी सरकार से उठ गया तो उन्होंने असहयोग आंदोलन सबसे पहले शुरू किया। तो किंतु जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच ने उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया। गर्मपंथी और नरमपंथी, देखो दो प्रकार के लोग थे। एक जो खून खराबा मार काट करने वाले लोग थे उस समय कांग्रेस में, और एक वो लोग थे जो शांति से सारे काम करना चाहते थे उस समय। ठीक है, तो इन दोनों, उस समय क्या हुआ, जो ठंडे दिमाग से काम करने वाले लोग थे इन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जो भी कारण रहे होंगे। तो उस समय असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तब उस समय जो कांग्रेस की बागडोर थी गर्मपंथियों के हाथ में थी।
उधर तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। 1920 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। अब इसमें क्या कौन कौन थे? सी आर दास, बीसी पॉल, एनी बेसेंट, जिन्ना। और जिन्ना कौन? जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत के नहीं, सॉरी, पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और मालवीय जी ने इसका विरोध किया। लेकिन दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। बहुमत का मतलब होता है कि आधे से ज्यादा वोट आपके पक्ष में पड़ना, ठीक है। तथा विरोधियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे, पहला था किताबों तथा मानव पदों का त्याग। यानी अंग्रेजी सरकार ने जिन भारतीयों को क्या किया था, क्या कहते हैं उसको, कि सम्मानित किया, ठीक है, सम्मानित किया और आपको कुछ उपाधि दी जाती हैं, उन सभी का त्याग करना था। स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा देना था। सरकारी दरबारों या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग नहीं लेना। बच्चों को स्कूलों से हटा लेना, अदालतों का बहिष्कार, फौज में भर्ती का बहिष्कार आदि। असहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था। गांधी जी को विश्वास था कि इस आंदोलन से एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेज का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का खिताब छोड़ दिया। 13 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय मुंबई में हड़ताल रखी गई। दिसंबर 1921 ईस्वी में प्रिंस के कोलकाता आगमन पर भी हड़ताल रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया, यानी बहुत बड़ी रणनीति तैयार की। महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी चोरा की एक अप्रिय घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। चोरी चोरा घटना आपको थोड़ा सा बता दो कि ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, पूरी तरह पूरी चौकी को जला करके नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, देख लेते हैं इसको जल्दी से, कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, ये तो हमने देख लिया। अभी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसमें आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या हुआ इसके अंदर, किसमें, असहयोग आंदोलन में, और उसके बाद क्या किस कारण से इसको वापस लेना पड़ा। चोरी चोरा में क्या हुआ, एक पूरी पुलिस चौकी को जला करके खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आप, संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं संसाधन क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी अगर हम सीधा सीधा बोलें कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके वही क्या है, संसाधन है। सिंपल सा इसका आंसर। फिर है संसाधन संरक्षण। अब देखो, संसाधन है, आज अगर हम कोई चीज बना रहे हैं और उनको भविष्य के लिए बचा करके रखना, यही क्या है, संरक्षण है, और उनका सोच समझ करके उपयोग करना। तो अगर अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि इनकी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। विश्व में अधिकांश संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, बहुत सीमित मात्रा में है, अतः उनका कम मात्रा में अधिक एवं सुरक्षित उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले, प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग ही संसाधन संरक्षण है। एल.सी. ग्रे के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य वर्तमान और भविष्य के बीच किसी संसाधन को उपयोग में लाने का संघर्ष है। वास्तव में संसाधन संरक्षण में भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का भाव भी निहित है। और बाकी देखो, इसमें और इनकी अलग अलग डेफिनेशन बना करके रखी हुई है, हम पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, खास सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि संसाधन संरक्षण क्या है। बाकी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप खुद से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बना करके लिखना है।
तो आप इजिली इसको बना करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन से कारक उत्तरदायी थे? तो ये क्वेश्चन इसको हम छोड़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। 2010 और 18 में पूछा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगला जो प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? जल दुर्लभता में यह कैसे उपयोगी है? फिर आगे बोला है, ये देखो ये क्वेश्चन आपका 2018, 14, 10, 16 में पूछा गया है। तो इसका आंसर एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। इसमें जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, वर्षा जल संग्रहण व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक स्तर पर उपयोगी है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का आम तरीका, यानी राजस्थान में अब भी लोग क्या करते हैं, पानी को बचाने के लिए, पानी को सुरक्षित रखने के लिए, या जैसे ही बारिश होती है अपनी छत पर क्या कर देते थे, पानी इकट्ठा करने की जगह बना करके रखते थे, जिसे क्या कहा गया, छत वर्षा जल संग्रहण। वर्तमान में जबकि जल का अभाव जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक होता जा रहा है। देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे आने वाले टाइम में जो हमारे संसाधन है या पीने का पानी है, इन सब में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। फिर आगे है कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत में सन 2025 तक बड़ी मात्रा में जल की कमी अनुभव की जाएगी। तब परंपरागत जल संग्रहण पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से छत वर्षा जल का संग्रह प्रत्येक परिवार के लिए कानून बनाकर अनिवार्य कर देना चाहिए। इसी प्रकार भौम जल स्तर का नवीकरण करने के उद्देश्य से परंपरागत तरीके, जिनमें ग्रामों में तालाब, झील, कुओं का विकास किया जाना चाहिए, जिससे जल संरक्षण और संग्रह द्वारा वर्तमान एवं भविष्य के जल संकट पर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से बना करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, और अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि जो वीडियो है आज की हमारी कितने मिनट की लगभग हो चुकी है, क्योंकि कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट के अंदर हम आज की वीडियो को खत्म करें। जो जो भी क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को करेंगे समाप्त, और बाकी की जो क्वेश्चन है वो आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। तो पहले मुख्य समस्याएं देख लेते हैं। तो देखो कृषि की जो समस्याएं हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य कारण, दूसरा है संस्थागत कारण, तीसरा है प्राविधिक कारण। ठीक है, प्राविधिक आप कानून से संबंधित समझ सकते हैं। तो पहले जो सामान्य कारण है उसको समझते हैं। सामान्य कारण में देखो पॉइंट्स आपको दिए हैं, पहला है भूमि पर जनसंख्या का भार, दूसरा है कुशल मानव शक्ति का अभाव, तीसरा है भूमि पर लगातार कृषि। तो तीनों पॉइंट्स को हम पहले डिटेल से पढ़ेंगे, फिर अगले पॉइंट्स पर चलेंगे जो कि संस्थागत कारण है। तो पहला है भूमि पर जनसंख्या का भार। देखो लॉन्ग है तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी होना चाहिए। भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है, यानी जनसंख्या जो है धीरे धीरे मल्टीपल में बढ़ रही है। ठीक है, आज 1 गुना है तो अगले साल 2 गुना हो जाएगी, ऐसे इस तरह से बढ़ती जा रही है धीरे धीरे हमारी जनसंख्या। परिणामतः प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि निरंतर कम होती जा रही है। अगर आज हम देखेंगे, मान लो कि कोई व्यक्ति है राजू, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है राजू, इनकी क्या है, आज ये जो थे अपने पिताजी के अकेले पुत्र थे, बट इन्होंने क्या किया, जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने अपने आगे 2 पुत्र पैदा किए। फिर इनके 2 पुत्रों ने शादी की। अब मान लो इनके पास टोटल 20 एकड़ जमीन है। ठीक है, 20 एकड़ जमीन है तो राजू के हिस्से में कितने हैं, 20 एकड़ आई। फिर जब इनके आगे 2 पुत्र है तो इनके पास कितनी कितनी आ जाएगी, 10-10 एकड़ आ जाएगी, है ना। फिर इन्होंने शादी की, फिर इन्होंने 2-2 पुत्र पैदा किए। अब जो 10-10 एकड़ थी, अब इनके पास कितनी कितनी एकड़ आ जाएगी, 5-5 एकड़ आ जाएगी ना। ऐसे जब वो आगे आगे शादी करते जाएंगे तो उनकी जमीन अपने आप कम होती जाएगी, अगर वो खरीदेंगे नहीं। अगर खरीदेंगे भी तो इसी पृथ्वी पर ही खरीदेंगे। तो आप ये सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कृषि योग्य भूमि की कमी होती जाएगी। सन 1901 ईस्वी में जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 2.1 एकड़ थी, आज वह 0.7 एकड़ से भी कम रह गई है।
दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, कुशल मानव शक्ति का अभाव। भारत का कृषक सामान्यतः निर्धन, निरक्षर एवं भाग्यवादी होता है, अतः वह स्वभावतः अधिक उत्पादन नहीं कर पाता। अगले पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, भूमि पर लगातार कृषि। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप भी खेती करते हैं तो आप देखते हैं अनगिनत वर्षों से हमारे यहाँ उसी भूमि पर खेती की जा रही है। फलतः खेती की उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए सामान्यतः ना तो हेरफेर की प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है, ना ही रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। ये तो नॉर्मल, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, इसको लिख सकते हैं आप खुद ही। दूसरा जो कारण हमने पढ़ा संस्थागत कारण, वह है खेतों का लघु आकार। लघु मतलब क्या? छोटा। ठीक है, खेतों का छोटा आकार। उप विभाजन एवं अपखंडन के परिणाम स्वरूप देश में खेतों का आकार अत्यंत छोटा होता गया या हो रहा है। परिणामतः आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं हो पाता है और श्रम व पूंजी के साथ ही समय का भी अपव्यय होता है। उप विभाजन समझ सकते हैं कि आज एक इतना बड़ा खेत है, एक ही बेटा है, और उसके बाद जब विभाजन हुआ 2 हो गए, फिर 4 हुए, फिर इस तरह से ये क्या हुआ, छोटा खेत हो गया। तो इसमें जो आधुनिक मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर पाती। तीसरा पॉइंट इसमें जो है, सॉरी, दूसरा पॉइंट, अल्प मात्रा में भूमि सुधार। देश में भूमि सुधार की दिशा में अभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रगति नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होता। इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कृषि सेवाओं का अभाव। इसमें क्या है, भारत में कृषि सेवाओं प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव पाया जाता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने बच्चों ऊपर पढ़ लिया था, क्या था तीसरा पॉइंट? वो था प्राविधिक कारण। ठीक है, प्राविधिक कारण मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था वहां पर ऊपर। तो इसमें देख लेते हैं प्राविधिक कारणों में क्या क्या रीजन दिए हुए हैं, क्या क्या पॉइंट हमारे बनाए गए हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों, आप देख रहे हैं परंपरागत विधियां। तो भारतीय किसान अपने परंपरावादी दृष्टिकोण एवं दरिद्रता के कारण पुरानी और अकुशल विधियों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। दूसरा पॉइंट है उर्वरकों की कमी। उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, परंतु भारत में गोबर एवं आधुनिक रासायनिक खादों का दोनों का ही अभाव पाया जाता है। गत वर्षों में इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है। गत मतलब है पिछले कुछ सालों में। तीसरा है आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव। इसका आप बना करके लिख सकते हैं, बाकी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। चौथा है बीजों की उत्तम किस्मों का अभाव। तो ये भी आपको पता है कि बीज अगर सही से नहीं मिलेंगे और ना ही मिल पाते हैं। साख सुविधा का अभाव, यानी कि लोगों को ऋण वगैरह में भी काफी दिक्कत होती है अगर किसी के पास अच्छे से खेती करनी है। फिर है पशुओं की हीन दशा, सिंचाई के साधनों का अभाव। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें देखने को मिल जाएंगे और आप इनको पढ़ लीजिएगा आराम से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो रोक कर पढ़ना चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो आज के क्वेश्चन थे बच्चों वो हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि आज जितने क्वेश्चन देखे इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ बच्चों इतना ही। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, और सभी अच्छे नंबर से पास हो, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाला सेकंड पार्ट है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और अपने दोस्तों में भी कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में जरूर बताएं और उनसे भी लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।